हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह वेलकम करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जहां पर मिलता है आपको फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास 6 to 12th। मतलब यहां पे कुछ चैप्टर्स देखने के बाद आपको किसी भी तरीके का गोल्ड सब्सक्रिप्शन या प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती भाई, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं क्वालिटी कंटेंट एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो भाई अब से पहले में आपने अपने पूरे चैप्टर्स को देख लिया है, समझ लिया है, एंड उससे रिलेटेड जितने भी पैटर्न थे हमने कवर अप किए अपने कॉन्सेप्ट्स को। इसके बाद हमने वन शॉट रिवीजन देखा, फिर हम लोगों ने वहां पर देखा अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, एमसीक्यूज को, प्रीवियस ईयर आए हुए जो क्वेश्चंस हैं उनको। ये सारे मॉड्यूल्स कंप्लीट कर चुके हैं, तो अब हम तैयार हैं बिल्कुल अपने एग्जामिनेशन के लिए। तो एक छोटा सा टेस्ट एक आपके सामने आया होगा, मैग्नेट ब्रेन्स टेस्ट पेपर, जिसको आपने किया है सॉल्व, और सॉल्व करने के बाद अब आपको जरूरत है एक मॉडल आंसर की, ताकि आप उसको कंपेयर कर सकें, कॉन्फिडेंट हो सकें कि आपकी तैयारी कितने प्रतिशत पूर्ण हो चुकी है। तो इसी संबंध में हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए सॉल्यूशन वीडियो, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है आपके लिए एक टेस्ट पेपर की सीरीज फ्रॉम क्लास 6 to 12th ऑल सब्जेक्ट्स, सभी विषयों के लिए। भाई आपके सामने ये टेस्ट पेपर आते हैं, आप सॉल्व करते हैं, यहां से मॉडल आंसर्स आपको बताए जाते हैं, आप कंपेयर करते हैं, अपने आप को इवैल्यूएट करते हैं। तो आज डिस्कस कर लेते हैं हम अपने कार्य तथा ऊर्जा। ठीक है, कार्य तथा ऊर्जा जो चैप्टर नंबर 11 है, इसके सॉल्यूशन की। तो आप होपफुली अब से पहले अपने पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, तो हम शुरू कर लेते हैं हमारे क्वेश्चंस को, जिसमें हमने कवर अप किया है हमारे एमसीक्यूज, शॉर्ट आंसर टाइप, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप भी है भाई। वेरी शॉर्ट का मतलब जहां पर कहते हैं ना कि एक शब्दों में या फिर एक वाक्य में उत्तर दीजिए, उसको भी कवर अप कर लिया है। एंड साथ ही साथ हमने कवर किया दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को। दीर्घोत्तरीय प्रश्न में मल्टीपल क्वेश्चंस मिल जाएंगे और कुछ नहीं, बहुत लेंदी सा लंबा सा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता अब। ठीक है ना, तो चलिए जरा शुरू की जाए यहां से। तो यहां पे सबसे पहली बात करी जा रही है कि घड़ी की चाबी के स्प्रिंग में किस प्रकार की ऊर्जा संचित होती है। आप कहेंगे भाई घड़ी में चाबी भी ऐसा भी कुछ होता है क्या? हमने तो टाइम मैच करने के लिए सिर्फ चाबी देखते हैं, लेकिन अब से पहले जो घड़ियां आती थी उसमें बैटरी नहीं लगती थी, उसमें चाबी भरनी पड़ती थी। आपने भी ये काम किया भाई, खिलौनों में किया है। क्या करते हैं भाई, तो आप समझेंगे कुछ इस प्रकार से यहां पर काम किया जाता है कि एक ऐसी मान लीजिए प्लेट है, ऐसा खुला हुआ है, ठीक है, यहां से एक इस तरीके से चाबी बाहर की तरफ ऐसा एक हैंडल नुमा ऐसा बना होता है, जिसको क्या करते हैं हम ऐसा लपेटना शुरू कर देंगे। इसको जब आप ऐसा क्लॉकवाइज लपेटेंगे तो ये क्या होगा भाई, तो ये जो भी प्लेट्स हैं वो प्लेट्स ऐसे पास पास आ जाएंगे। अब ये पूरी प्लेट पास पास आ चुकी है, फिर क्या होगी भाई, तो इस प्लेट के अंदर जो यहां से आपने क्लॉकवाइज ऐसे फोर्स लगा करके जो आपने इसके अंदर कार्य किया था, उसके दौरान जो आपके अंदर से ऊर्जा खर्च हुई थी, वही ऊर्जा इसके अंदर जाके हो जाती है निहित। और जो निहित ऊर्जा होती है, जो स्टोर्ड एनर्जी होती है, वो हमेशा ही पोटेंशियल एनर्जी होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। स्थितिज ऊर्जा को आप हमेशा हमेशा के लिए ध्यान में रखते हैं कि स्थितिज ऊर्जा मतलब ये स्टोर्ड एनर्जी है, जिसको आप स्टोर कर सकते हैं, रख सकते हैं, ठीक है ना, संचय कर सकते हैं। तो इसमें संचय होगी। अब देखिए अभी क्या होता है भाई, धीरे धीरे खुलता रहता है, और जो हमारा खिलौना है भाई वो धीरे धीरे आगे की तरफ चलना शुरू कर देता है। या फिर वो ऐसा ड्रम वाला भाई ऐसा ड्रम बजाते रहता है। वो करता क्या है, इसके अंदर जो आपने अपनी एनर्जी स्टोर करी थी, वही एनर्जी क्या होती है, रिवील हो रही होती है, और उसकी वजह से वो वहां पे एक नया वर्क डन कर रहा होता है। क्योंकि कार्य जब जब होगा तब तब आप समझिएगा ऊर्जा का रूपांतरण हो रहा होगा। हमने अपने मस्कुलर एनर्जी को चेंज किया किसमें भाई, तो हमने इसके अंदर ले जाकर के स्टोर कर दिया, ठीक है। तो यहां पर घड़ी की चाबी में भी ऐसे ही होता है, घड़ियों में भी इसी तरीके से बना होता था भाई। आप चाबी भरते थे, मतलब उसके जो इस तरीके से प्लेट्स लगी हैं उनको आपने एकत्रित कर दिया एक जगह पे, उसके अंदर स्थित कर दिया आपने स्थितिज ऊर्जा को। वही स्थितिज ऊर्जा धीरे धीरे ये क्या होगा, ये खुलता जाएगा और आपकी घड़ी चलती रहेगी। तो कौन सी ऊर्जा भाई, स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा क्या होती है, तो जो गति के कारण ऊर्जा आती है उसको कहते हैं गतिज ऊर्जा। उसमें ऊर्जा जैसा ही क्लियर होगा भैया, ये हीट है। एंड जो प्रकाश ऊर्जा है ये लाइट की वजह से, तो भाई वो घड़ी रात में भी चलती थी इसलिए प्रकाश ऊर्जा नहीं,
उसमें ऊर्जा की बात करेंगे तो भाई घड़ी जलती थोड़ी रह रही थी, मतलब उसके अंदर कहीं से तापमान उपमान किसी चीज को जला रहे, किसी का कंबशन करा रहे, ऐसा कुछ नहीं हो रहा था भाई। तो मतलब ये समझ में आता है इसके अंदर क्या करी हमने, स्थितिज ऊर्जा को एकत्रित किया हुआ है। आगे बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 2 पे। एक व्यक्ति 5 kg भार आधा मीटर ऊंचाई पर 12 सेकेंड तक उठाए रखता है, तो उसने कितना कार्य किया। अब भाई ये 5 किलो का भार लेकर के ये बंधु खड़े हैं और हमें पता है कि भैया कार्य बराबर जो होता है साइंटिफिक दृष्टि से ये तो होता है बल इंटू विस्थापन। अब भैया वो तो लड़ाई करने को तैयार है बंदा कि भैया मैं तो सर पे लेके खड़ा था यार, मैंने तो काम कर दिया, और हम कह रहे हैं नहीं भाई हम तो साइंस के स्टूडेंट है, हमें तो समझ में आता है कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। आपने बल तो लगाया ठीक है, लेकिन विस्थापन शून्य किया। आपने जो बल लगाया वो कितना बल लगाया, mgh, ठीक है ना, कितना लगाया भाई mgh, लेकिन आपने विस्थापन कितना किया, आपने विस्थापन 0 किया। आपने कुछ भी चला फिरा थोड़ी, वो खड़ा है, खड़ा है मतलब आपने कोई विस्थापन नहीं किया। अगर कोई विस्थापन नहीं किया इसका तात्पर्य है कि आपने कितना वर्क डन किया, 0। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो गया, 0। समझ गए होंगे आई थिंक। आगे बढ़ता हूं मैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तीसरे में कह रहे हैं कि भाई औसत शक्ति क्या होती है, ठीक है। एवरेज पावर की बात की जाती है, तो भाई एवरेज पावर में कुल उपयोग की गई ऊर्जा अपन कुल दूरी बटा समय, कुल उपयोग की गई ऊर्जा बटा कुल लिया गया समय, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भाई एक बात समझ में आती है, जो शक्ति है, जो पावर है, या अगर एवरेज पावर की हम बात करेंगे तो हम ऐसा निकाल सकते हैं कि कुल कितनी ऊर्जा उसने उपयोग करी और कितने देर में उपयोग करी, ये उसकी एवरेज शक्ति, उसकी एवरेज पावर कैलकुलेट हो जाएगी। यहां पे कुल दूरी की बात की थी इसलिए ये गड़बड़ है। कुल दूरी बटा कुल समय, ये जो होता है औसत चाल होती है, ये जो है क्या है, ये औसत चाल है भाई। और इसकी तो लाइन ही खत्म हो चुकी है, तो ग इज द करेक्ट वन। सी ऑप्शन भाई बिल्कुल सही है। आगे बढ़ता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 में अगर बात करूं तो यहां कह रहे हैं एक व्यक्ति किसी दीवार को धकेलता है, एक दीवार को कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, धकेल रहा है, परंतु उसे विस्थापित करने में असफल है, तो वह व्यक्ति कार्य करता है क्या। तो भाई एक बात समझ में आ रही है कि एक कोई व्यक्ति होगा, वो अगर दीवार को ऐसा धकेल रहा है तो इतनी तो समझ में आती है कि दीवार वार नहीं तोड़ पा रहा है भाई वो। अगर वो दीवार नहीं तोड़ पा रहा है इसका मतलब क्या है, क्या ऋणात्मक कार्य कर रहा है, कोई कार्य नहीं कर रहा है, विभिन्न दरों से कार्य कर रहा है, धनात्मक कार्य। तो भाई हमने अभी क्या पढ़ा, हमने देखा ना कि काम तो तब होगा जब आपने लगाया है बल और उस वस्तु के अंदर हुई है विस्थापन। आप यहां कह रहे हैं कि दीवार धकेलना, भैया दीवार थोड़ी धकेल पाएंगे, तो विस्थापन हो गया 0, ये 0, तो कार्य 0, कितना भाई 0। आंसर क्या होना चाहिए, आंसर होगा भाई ख, कोई कार्य नहीं हो रहा, ठीक है। अगर विस्थापन कर पाते भाई, इतने बलवान होते कि अपन ने धका दिया तो शायद कोई कार्य हो जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो यहां पे कह रहे हैं यदि वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर गतिमान हो तो वस्तु द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। वृत्ताकार मतलब वृत्ताकार मार्ग पे भाई ये ऐसा, फिर से समझिए, ये यहां से चले ए बिंदु से, ये वापस आकर के यहीं पे, ये चले वापस आकर के यहीं पे, जैसे घड़ी की सुई, वो जहां से चलती है वापस वहीं पे आकर के कंप्लीट हो रही है। जैसे सेकंड वाली सुई की बात कर ले, 1 मिनट में उसने कितना विस्थापन किया, तो आप कहेंगे 0। जहां से चली थी वहीं के वहीं वापस आ गई। इस केस में भी क्या हो रहा है भाई, इस केस में भी आपको देखने को मिल रहा है कि जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी वैल्यू है 0। और फोर्स कितना होता है भाई, तो अगर हम फोर्स की बात करते हैं, इसको एस लिख देता हूं, डिस्प्लेसमेंट 0 है, फोर्स जो भी लगा रहा हो अपने को नहीं पता, जितना भी लगा रहा हो, वर्क डन कितना होता है भाई, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो एफ की वैल्यू तो है लेकिन एस की वैल्यू फिर से 0 हो गई, मतलब वर्क डन फिर से कितना हो गया, 0। वृत्ताकार मार्ग पे जाएंगे, हर बार आपने क्या किया भाई, चल करके वापस वहीं पहुंच गए, मतलब आपने कितना कर दिया, आप वहीं के वहीं दोबारा पहुंचते चले जा रहे हैं, यानी आपने जो भी कार्य किया है भाई वो 0 जूल है, ठीक है। क्या है, कितना है भाई, वो 0 जूल है। ग इज द करेक्ट वन, ठीक। आगे बढ़ता हूं मैं जरा अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन कह रहे हैं कि ऋणात्मक कार्य के प्रकरण में बल एवं विस्थापन के बीच का कोण कितना होता है। अगर वर्क डन की हम बात करते हैं तो देखिए ना, वर्क डन हमारे पास था फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू, हमने एक बात पढ़ रखी है अब, कॉस थीटा।
अगर लगाया गया बल और होने वाला विस्थापन दोनों एक ही दिशा में है तो इस केस में इसको कहते हैं हम पॉजिटिव वर्क। ठीक, अगर लगाया गया बल इधर और विस्थापन ऊपर की दिशा में हो गई तो इस संबंध में कहते हैं हम जीरो वर्क, कोई काम नहीं हुआ। और अगर लगाया गया बल और जो विस्थापन है ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में होने लगे, बल इधर लगाया और जो है विस्थापन ये जो है ये इसके विपरीत दिशा में, देखिए ये बल लगाया ये और ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, यहां पर ले जाकर के देख लीजिए परपेंडिकुलर, यहां पर इस लाइन को आगे की तरफ बढ़ा के देखिए भाई बल इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रही है, तो इस केस में इसी को कहते हैं हम क्या, नेगेटिव वर्क। नेगेटिव वर्क का मतलब यहां पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है भाई इन दोनों के बीच में, ये दोनों के बीच में 180 डिग्री का कोण। ये कब होगा भाई, जब 180 डिग्री का कोण होगा। यहां पर ये कब होगा, जब 90 डिग्री का कोण होगा। और ये कब होगा, जब 0 डिग्री का कोण होगा। ठीक है, पॉजिटिव जब 0 डिग्री का कोण बने, मतलब जिधर बल लगा रहे हैं उधर ही विस्थापन हो जाए तो पॉजिटिव वर्क डन है। अगर हमने जिधर बल लगा उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में विस्थापन हो गया तो ये कैसा, जीरो वर्क डन है भाई। एंड अगर मैंने जिधर बल लगाया उसके विपरीत दिशा में हो रहा है विस्थापन तो ये है मेरा नेगेटिव वर्क डन। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाना चाहिए भाई, 180 डिग्री घ इज द करेक्ट वन। यही है ना नेगेटिव। क्लियर होगा आई थिंक। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो यहां से हमारा शुरू हो जाता है अति लघुत्तरीय, एंड अति लघुत्तरीय 1 या 2 नंबर में पूछे जाते हैं, जनरली 1 नंबर का ही है भैया। ठीक है ना, बस यहां पे क्या होता है, 1 वर्ड में पूछा जाता है या 1 सेंटेंस में हमको आंसर करना होता है। तो यहां कह रहे जूल कार्य को परिभाषित कीजिए। जूल को परिभाषित करना भाई, अगर हम जूल के लिए मतलब कार्य के लिए जो जूल है उसको परिभाषित करने की बात करते हैं तो क्या होता है, 1 जूल कार्य को परिभाषित करें तो 1 जूल किसी वस्तु पर किए गए कार्य की वह मात्रा है जब 1 न्यूटन का बल वस्तु को बल की क्रिया की रेखा में 1 मीटर विस्थापित कर दे। कुल मिला के ये कह रहे भाई, देखिए कार्य बराबर हमने देखा क्या, बल इंटू विस्थापन। अब भैया क्या करना है, कार्य की जो इकाई होती है वो होती है जूल, बल की होती है वो होती है न्यूटन, और विस्थापन मीटर में। तो अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर 1 न्यूटन का बल लगाया और उसको 1 मीटर तक विस्थापित किया, यह ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर जो मैंने फोर्स लगाया वो कितने का, 1 न्यूटन का, और इसमें जो डिस्प्लेसमेंट देखने को मिल रहा वो भी कितने का, 1 मीटर का। मतलब इसको यहां से चला करके आप इसको लेकर के आ गए यहां तक, ऑब्जेक्ट ही बदल रहा भाई, ऑब्जेक्ट यही वाला है, ठीक है ना, सेम ऑब्जेक्ट यहां से चला करके कहां ले आ दिया, यहां तक। तो यहां से यहां तक के बीच की दूरी को मैं कह लेता हूं ये कितना हो गया भाई, 1 मीटर। तो इस समय जो इसको यहां से यहां तक चला करके ले आने में किया गया कार्य है इसी को कहते हैं 1 जूल कार्य। ये दोनों 1 1 हो गया तो ये कितना हो जाएगा, 1 जूल। मतलब 1 जूल कार्य उस अमाउंट के बराबर है जब 1 न्यूटन का बल किसी वस्तु को 1 मीटर तक डिस्प्लेस कर दे, तो इसी के द्वारा जो कार्य होता है उसी को कहते हैं हम 1 जूल। ठीक है भाई, मतलब 1 जूल कार्य को परिभाषित करनी थी, 1 जूल कार्य को हमने यहां पे परिभाषित कर दिया। आगे बढ़ जाए 7th के बाद अब 8th क्वेश्चन, ये भी अति लघुत्तरीय है। गतिज ऊर्जा का सूत्र लिखिए भाई। जब कोई ऑब्जेक्ट गति में होता है तो उसके गति के कारण जो उसकी ऊर्जा होती है उसको कहते हैं हम गतिज ऊर्जा, और इसको हम लिखते हैं भाई या तो ऐसा ई के, या फिर कहीं पे देखेंगे तो ये के ई। क्या होता है भाई, इसको काइनेटिक एनर्जी, ये क्या लिखी गई है, काइनेटिक एनर्जी। और एक और बात भाई, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं एंड आप अगर इस तरीके से सोच के चले कि भाई मुझे तो सब कुछ ऐसे ही एज इट इज हिंदी में ही सब कुछ मिलता रहेगा, तो ध्यान रखें जितने भी फॉर्मूले लिखते हैं सब तो इंग्लिश लेटर से ही लिखते हैं भाई, इतने लंबे चौड़े नाम के साथ में तो लिखते नहीं, आपको भी पता है। एंड आगे चल करके आपको ये जो टर्म्स है ये आपके कॉमन टर्म्स बन जाते हैं, जनरली आप खुद भी इसी को इस्तेमाल में लाते हैं, तो भाई इसलिए याद ही रख लीजिए, ठीक है ना। चलिए, तो अगर हम बात करें काइनेटिक एनर्जी की तो ये कितना होता है भाई, हाफ mv², हाफ द्रव्यमान इंटू वेग का स्क्वायर, ये होता भाई, ठीक है। चलिए,
तो जरा देख लेते हैं भाई इसका फॉर्मूला, वेरीफाई कर लेते हैं। गतिज ऊर्जा हाफ mv², जहां पर m क्या है द्रव्यमान और v क्या है भाई वेग, ठीक है ना। आगे बढ़ जाए क्या भाई अगले क्वेश्चन 9th पे। तो 9th क्वेश्चन देखिए, यहां कह रहे वॉट किसे कहते हैं, ठीक है। वॉट क्या होता है भाई, तो हमने एक चीज पढ़ी थी कि जो पावरफुल आदमी होता है वो जनरली अपनी सोसाइटी में ही तो चिल्लाते फिरता है कि भाई मैं बहुत पावर वाला आदमी हूं, वॉट लगा दूंगा। मतलब क्या समझ में आता है भाई, वॉट जो है वो कौन लगाएगा, पावरफुल आदमी। तो भाई वॉट किसकी इकाई हो गई, वॉट जो इकाई हो गई ये हो गई किसकी, पावर की। किसकी हो गई भाई, शक्ति की, ठीक है। तो अब कह रहे वॉट किसको कहते हैं भाई, अब शक्ति किसको कहते हैं, ठीक है। तो शक्ति किसको कहते हैं भाई, तो शक्ति कहने का मतलब सिंपली यह है कि अगर आप किसी काम को कर रहे हैं, ठीक है, ये कार्य करने की दर होती है, तो कार्य बटा समय, ये क्या होता है भाई, कार्य करने की दर, कार्य बटा समय। तो 1 वॉट किसके बराबर हो जाएगा भाई, अगर 1 जूल का काम 1 सेकेंड में कर दिया जाए। अगर कोई ऐसा एजेंट है जिसने क्या किया भाई, 1 जूल काम कर दिया कितने में, 1 सेकेंड में, तो 1 सेकेंड में 1 जूल काम करने के लिए जो शक्ति उसको चाहिए तो वो कितना होगा, 1 वॉट, ठीक है ना। तो 1 वॉट उस एजेंट की शक्ति है जो 1 सेकेंड में 1 जूल कार्य कर रहा है। जब कभी भी किसी यूनिट को डिफाइन करने के लिए आए ना, यूनिट मतलब उसके यूनिटी के लिए, सिंगल के लिए, तो उसको डिफाइन करते समय इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखना होता है कि हमको क्या करना है, उसको फॉर्मूला लिख दीजिए और फॉर्मूले में जितनी वैल्यूज आ रही है सबको 1 1 रख दीजिए। तो 1 वॉट इक्वल्स टू 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड, सिंपल है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं भाई अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th पे। 10th क्या है, 2 किलोग्राम पानी 8 मीटर ऊपर उठाने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा। अगर हम 2 किलोग्राम पानी को ऊपर उठाते हैं तो इसमें कितना काम करेंगे भाई, तो ऊपर उठाने में उसके अंदर हम स्टोर करेंगे क्या, स्थितिज ऊर्जा। क्या स्टोर करेंगे, स्थितिज ऊर्जा। तो उसको उठाने में किया गया कार्य जब निकालना होगा तो हम देखेंगे क्या भाई, तो देखिए कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर हमने यही पढ़ा बल इंटू विस्थापन, और यहां पे जो कार्य होता है वो वर्टिकल हो रहा है, ऊपर की तरफ हो रहा है। तो बल का जो मान है वो कितना हो जाएगा, mg, ठीक है। ऊपर की तरफ अगर ले जाते हैं, चलिए एक लाइन और मैं लिखता हूं, बल बराबर क्या होता है भाई, तो द्रव्यमान इंटू त्वरण इंटू विस्थापन। अब देखिए भाई द्रव्यमान m से, त्वरण किससे भाई, तो यहां पर जो त्वरण होगा वो g से डिनोट होगा। क्यों, क्योंकि आपने मान लीजिए इस कंटेनर में पानी भरा था, इस पानी को उठा करके ले करके गए हैं यहां पर, ठीक है। और ये कितनी है हाइट भाई, तो ये हाइट है हमारी 12 मीटर, ठीक है ना। तो क्या लिख लूं, mg, और विस्थापन को किस से, h से। तो यहां पर सॉरी 8 मीटर है भाई, 12 नहीं, 8 मीटर, 8 मीटर ऊपर लेकर के गए हैं और 2 किलोग्राम पानी है, 2 किलोग्राम पानी है, 8 मीटर ले गए। तो यहां पर रखिए ना, m की जगह पे क्या रख दूं भाई, तो m की जगह पे 2, g की जगह पे 10 रख देता हूं, ठीक है। और अगर h की बात करें तो 8, कितना हो गया, 8 दूनी 16 और 10 गुणा कर देंगे 160 जूल। ये रहा आंसर। अच्छा, किसी को कंफ्यूजन आ रहा हो गया कि भाई अभी तो आपने वो एक व्यक्ति सर पे उठा के सामान खड़ा था, उसको तो कहा कि 0 किया उसने काम। तो भाई अगर ऐसा पूछा जाता कि सामान को उठाने में कितना काम किया तो जरूर निकालता मैं, लेकिन वहां पे ऐसा नहीं कह रहे ना, सामान को उठाने में बात नहीं करते, वो कह रहे थे उठा के खड़ा है, ठीक है। खड़ा है मतलब विस्थापन नहीं हो रहा, वहां पे क्षैतिज कार्य नहीं हो रहा। अच्छा, यहां पर भी ये देखिए, ये जो कार्य है इसको हमने किस में बदल दिया भाई, हमने कह दिया स्थितिज ऊर्जा। तो जब कभी हम स्थितिज ऊर्जा की बात करेंगे तो ये होने वाला जो कार्य है ये हमेशा कैसा कार्य है भाई, तो इसको आप देखिए, ये ऊर्ध्वाधर है, ये कैसा भाई, ये वर्टिकल है, ये ऊर्ध्वाधर है, ठीक है, ये वर्टिकल वर्क है। अगर इसी में हम बात करें कि हॉरिजॉन्टल वर्क निकालिए, ठीक है, हॉरिजॉन्टल मतलब क्या भाई, वही क्षैतिज, क्षैतिज कार्य की गणना कीजिए। तो क्षैतिज कार्य की गणना इसमें भी कितनी होती, 0, क्योंकि इसने उठाया तो है, इसने mg पे तो काम किया है, यहां mg तो मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन यहां पे जो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा भाई, वर्क डन इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट।
फोर्स तो आप लिख देते हैं mg, लेकिन इस s की वैल्यू कितनी होती है 0, इसको लेके आगे थोड़ी बढ़े हैं, तो भैया mg की वैल्यू आप रख के भी क्या कर लेंगे यहाँ पर 2 × 10 रख दीजिए, ये 0 हो गया, तो ये वर्क डन कितना है यहाँ 0। तो भैया कंफ्यूजन नहीं, आंसर यहीं तक है भाई, ये आपके समझ के लिए, ये कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको पूछा जा रहा होगा उठाने में किया गया कार्य, मतलब आपसे पूछा ही जा रहा वर्टिकल वर्क, वहां होगा। इस केस में हॉरिजॉन्टल 0 है, तो इसीलिए उसमें जब वो व्यक्ति लेकर के खड़ा था सर पे, तो उसके लिए हमने 0 कह दिया था, क्योंकि उसमें हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे थे, सामान उठाने में बात नहीं कर रहे थे। आगे बढ़ रहा हूं मैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। एक इंजन 1 मिनट में 12,000 जूल ऊर्जा पैदा करता है, उसकी शक्ति बताइए। तो देखिए भाई, फिर से भाई, क्या शक्ति है ना, शक्ति कितनी होती है भाई, तो शक्ति जो होती है ये होता है कार्य बटा में समय, कार्य करने की जो दर होती है इसी को हम शक्ति कहते हैं, ठीक है। और आगे अगर हम बात करें तो कार्य कितना है भाई, तो कार्य हो गया हमारा 12,000, ठीक है। जूल में दिया ना, जो ऊर्जा पैदा कर रहा है मतलब क्या है, ये कार्य अल्टीमेटली, ऊर्जा जो है वो कार्य का ही माप है भाई, जो ऊर्जा है वो कार्य का माप है। तो 12,000 हो गया जूल, अपॉन में अगर समय की बात करते हैं तो समय कितना है भाई, तो ये ले रहा है 1 मिनट। तो भैया ये 1 मिनट क्या स्टैंडर्ड यूनिट है क्या, तो आप कहेंगे नहीं, तो 1 मिनट को आप पहले कन्वर्ट कर दीजिए सेकंड में, तो ये हो जाएगा 60 सेकंड, तो अपॉन में 60 सेकंड, क्या हो गया भाई 0 0 काट दीजिए, 6 से काटिए 2 बार में, तो ये कितना हो गया, ये 200। मतलब एक बात समझ में आती है कि यहां पे जो शक्ति मिलेगी वो मिल गई भाई कितना, 200 जूल्स पर सेकेंड, या फिर इसी को कह लीजिए वॉट, 200 वॉट। भाई इसकी जो इकाई होती है वो क्या होती है, वॉट, तो 200 वॉट। कितने की इंजन के पास कितने की शक्ति है भाई, तो इंजन के पास शक्ति है 200 वॉट की, ठीक है, आसान है भाई। आगे बढ़ता हूं मैं जरा अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12 पे। यहां कह रहे हैं 100 वाट के बल्ब को 300 जूल ऊर्जा खर्च करने में लगने वाले समय की गणना कीजिए, कितना टाइम लगेगा। तो फिर से वही बात, सेम फॉर्मूला, कौन सा, शक्ति शक्ति शक्तिमान वाला भाई, शक्ति बराबर क्या हो गया, ये हो गया हमारा कार्य बटा में समय। अब पूछ रहे हैं कि भैया समय कितना लगेगा, तो समय लग जाएगा जो हमारा कार्य है उसके बटे में शक्ति को रख दीजिए, कितना हो गया, तो कार्य भाई यहां पे कह रहे 300 और शक्ति कितना 100 वॉट। कैसे पता मेरे को, तो भाई देखिए ना, ये जूल में दिया है ना, जूल में दिया है तो ये वर्क की वैल्यू है, और अगर यहां वॉट में दिया है इसका मतलब क्या होगा भाई, तो ये है पावर, ठीक, तो होगी बात खत्म। इसको कैपिटल में लिख लीजिए। तो कितने दे रहा है भाई, 3 घंटा, ठीक है। टाइम कितना मिल गया भाई, तो यहां पे मिल गया मुझे टाइम 3, ठीक है भाई, आगे बढ़ जाया जाए, ठीक। चलिए, तो अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की, तो यहां से शुरू होते हैं हमारे लघुत्तरीय प्रश्न, ठीक है। लघुत्तरीय प्रश्नों में अगर हम बात करते हैं तो यहां पर सबसे फर्स्टली हमको जो गिवन है क्वेश्चन नंबर 13 में, कार्य किस प्रकार की भौतिक राशि है। भौतिक राशियों के बारे में बात की थी भाई कि भौतिक राशियां 2 तरीके की होती है, एक सदिश और एक अदिश। एक में जहां पे दिशा और मैग्नीट्यूड मतलब उसका अमाउंट दोनों ही इंपॉर्टेंट होता है, और एक होती है जहां पर सिर्फ और सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड होता है, दिशा होता ही नहीं है, ठीक है। तो मतलब ये कार्य किस तरीके की यूनिट है इसकी बात करें, मतलब किस तरीके की भौतिक राशि है, एंड किसी वस्तु पर किया गया कार्य किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो चलिए भाई इसके आंसर्स की अगर हम बात करें तो सबसे फर्स्ट समझ में आता है कि जो हमारा कार्य है, ठीक है, कार्य जो है ये होता है बल गुणे विस्थापन, ठीक है ना भाई। ये तो अब तक याद ही हो चुका होगा, है ना, अगर पहले भी नहीं याद होगा तो अभी अभी इतनी बार हो गया कि याद हो गया होगा अब तो कार्य जो है ये बल इंटू क्या है भाई, विस्थापन। बल को F से और विस्थापन को S से डिनोट करते हैं, एंड ये दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी हैं, ये भी वेक्टर और S भी वेक्टर। लेकिन कार्य जो है ये स्केलर है, कार्य जो है ये एक अदिश राशि है, जबकि यहां पर F और S दोनों सदिश है।
तो अदिश राशि को इस तरीके से लिखते हैं वर्क इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा। जहां पर भी दोनों वेक्टर्स को सॉल्व करने के बाद कॉस थीटा आता है वो कैसा होता है भाई, अदिश होता है। और इसके बारे में जो विस्तृत जानकारी है वो हायर क्लासेस में कवर अप होती है कि ऐसा कॉस थीटा क्यों आता है, सदिश में क्या होता है, क्योंकि वेक्टर को सिर्फ और सिर्फ इंट्रोड्यूस किया गया है आपके लिए, बहुत डेप्थ में अभी तक आपके पास में नहीं है अवेलेबल। तो एफ एस क्या हो जाएगा भाई, एफ एस कॉस थीटा। मतलब जो वर्क है ये क्या है, एफ एस कॉस थीटा, यानी एक अदिश राशि है। अदिश राशि का मतलब क्या भाई, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ जो मैग्नीट्यूड है, क्या सिर्फ और सिर्फ जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड का मतलब जो अमाउंट होगा, ठीक है ना, जो उसका परिमाण होगा, बेसिकली जो उसका परिमाण होगा वही होगा सिर्फ और सिर्फ। यहां पर दिशा, ठीक है ना, यहां पर डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है, डायरेक्शन का कोई भी रोल नहीं है भाई। तो इसलिए कहते हैं कार्य कैसा है भाई, कार्य एक अदिश राशि है। और ये डिपेंड किस पे करता है, तो ये डिपेंड करता है बल पे, ये डिपेंड करता है विस्थापन पे, और ये डिपेंड करता है इन दोनों के बीच में बनने वाले कोण पे। बल जो लग रहा है और विस्थापन जो हो रहा है उन दोनों के बीच के कोण पर भी निर्भर करता है भाई। तो जरा इसके आंसर की हम बात कर लेते हैं। तो एक थर्ड वन और हम बात जोड़ लेते हैं। ये तीसरा जो पॉइंट मैं जोड़ रहा हूं ये आपके नॉलेज बेस के लिए, अगर इसको लिखते हैं तो आपका आंसर और बूस्ट होता है, क्योंकि हमारी इस क्लास तक सिंपली डील होती है भाई एफ एस मतलब बल इनटू विस्थापन। लेकिन चूंकि मैंने आपको सिखाया हुआ है ये कॉस थीटा वाला भी पूरा कंसेप्ट, ठीक है, इसलिए मैं ये लिख सकता हूं कि भाई ये और किसके ऊपर, तो बल जो है, बल तथा विस्थापन के, बल तथा विस्थापन के बीच के कोण पर, किस पे भाई, बीच के कोण पे, और वो भी कैसा, तो उसका फैक्टर होता है कॉस थीटा, इसके जरिए डिपेंड करती है, ये रखा हुआ है, ठीक है ना। मतलब जैसा कि हमने ऐसा समझा हुआ है कि भाई ये पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो तीन तरीके के वर्क डन करने में सक्षम है। अगर मैंने इसको थोड़ा सा आपके लिए एक्सप्लेन करूं तो फोर्स इधर ही लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो रहा है, तो इन दोनों के केस में जो थीटा था वो कितना होता है भाई, 0 डिग्री। बल भी इधर लग रहा है, विस्थापन भी इधर ही हो रहा है, तो इस केस में धनात्मक कार्य। अगर हमने एक ऑब्जेक्ट के ऊपर बल इधर लगाया और विस्थापन ऊपर हो गया, तो ये देखिए ना, दोनों में ये एफ है और एस है, दोनों के बीच में कितना डिग्री का कोण बन रहा है, तो आप कहेंगे यहां पर थीटा है 90 डिग्री, और इस केस में हम कहते हैं कि 0 कार्य हुआ। ठीक इसी तरीके से अगर एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर आपने बल इधर लगाया है और विस्थापन इसके विपरीत दिशा में हो रही है, तो यहां पर थीटा कितना होता है भाई, 180 डिग्री, और इस केस में नेगेटिव कार्य हो रहा है, ऋणात्मक कार्य। तो मतलब ये समझ में आया, ये जो तीसरा जो पार्ट मैं लिख रहा हूं, ये जो वर्क के तीनों टाइप थे उसको डिस्क्राइब करता है। अर्थात ये जो कार्य है, ये कार्य के जो फैक्टर्स पूछा ना, किन किन कारकों पर निर्भर करता है, तो कार्य इन 3 कारकों पर निर्भर करता है भाई। ये उस बल के परिमाप पे, उसकी विस्थापन पे, मतलब बल द्वारा लगाए गए विस्थापन पे, और इस विस्थापन की दिशा पे, क्या लगाया गया बल और विस्थापन सेम डायरेक्शन में, या बल लगा रहे उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन विस्थापन हो गया, या फिर इन दोनों का मतलब बल जिधर लगा रहे हैं उसके विपरीत डायरेक्शन में विस्थापन हो गया। ठीक है, तो चलिए, आई होप कि आपको 13 क्वेश्चन का भी आंसर मिल चुका है भाई। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ये क्वेश्चन कह रहे हैं भाई कि एक कुली है ना, कुली सब समझते हैं भाई, जो स्टेशन पे सामान को उठा करके प्लेटफॉर्म से ट्रेन में रखने के काम करते हैं, या फिर प्लेटफॉर्म से अपनी गाड़ी में भी लाने के, भाई दोनों ही तरफ से काम करते हैं। वो जो लाल कलर के ड्रेस पहने होते हैं, यहाँ पे कुछ लगा होता है बैज, तो उनकी बात कर रहे हैं, है ना, उनके भी दर्द को थोड़ा सा समझते हैं भाई। चलिए, तो कह रहे हैं एक कुली जो है वो 15 kg का बोझ धरती से 1.5 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है। भाई कह तो ऐसे रहे जैसे कि वो धरती से बोझ ही उठा दिया, है ना भाई, वो सर पे रखेगा, धरती पे तो बोझ उतना ही है ना, धरती का बोझ थोड़ी कम कर रहा है वो। हाँ, ये जरूर कर रहा है कि अपने माथे पे रख लिया भैया। आओ जरा और बात करते हैं। तो सर पे उठा के रखता है, तो उसके द्वारा बोझ पर किए गए कार्य, अब लो भैया, इनने उस बोझे पर भी काम शुरू कर दिया है, तो उस बोझे पर किया गया कार्य निकालना है। अच्छा, यही अगर ऐसे बोझ पर किया हुआ कार्य नहीं निकाल करके ऐसा कहता कि ये उठा करके सर पे रख लिया है और खड़ा है, अब उसके द्वारा किया गया कार्य बताइए, तो शून्य होता, चल नहीं रहा ना, विस्थापन नहीं हो रहा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं कह रहा, ये कह रहा है कि बोझे को उठाने में किया गया कार्य। तो भैया चलो एक कुली महाराज को बनाते हैं, लो
ये हो गए, ठीक है, ज़्यादा ही झुक गए, ठीक है। यहाँ कहीं पे सामान रखा है, इस सामान को इन्होंने उठाया और उठा करके अब ये हो गया भैया ऐसा सीधे खड़े, इन्होंने अपने सर के ऊपर इन सामानों को क्या किया, सजा लिया है, ऐसे रख लिया। अब क्या होगा भाई, तो इस संबंध में हाथ तो इनके कानून से भी लंबे हो रहे हैं, थोड़े छोटे कर दिए जाए, ठीक है। तो भैया ये इन्होंने इसको संभाल लिया है। अब क्या किया है इन्होंने, तो ये सामान रखा था इस धरातल पे, इस धरातल पर से इन्होंने उठाया और यहां पर ले जाकर के इतनी हाइट तक चलाई। तो कुल मिलाकर के बात समझ में आई होगी कि एक द्रव्यमान को उठाया और एक हाइट तक ले गए। अब इस द्रव्यमान को जब वो उठा रहा होगा कुली, तो इसके ऊपर लग रहा होगा एक बल जिसको हम कहते हैं mg, जिसको हम कहते हैं इसका भार, और इसको h ऊंचाई तक उठा के रख रहा होगा। यही किया ना। तो देखिए गिवन क्या कहता भाई, तो कुली ने 15 kg मतलब द्रव्यमान, kg किसकी इकाई होती है भाई, द्रव्यमान की। मास कितना गिवन है, 15 kg। अच्छा, बोझ धरती से 1.5 मीटर उठाकर, मतलब इसने जो विस्थापन कराया, ये विस्थापन किसके केस में होगा भाई, तो मैं यहां पे हाइट लिख लेता हूं, ऊंचाई कर है ये 1.5 मीटर उठा करके रखा, तो उसके द्वारा किया गया कार्य, कार्य बराबर भैया, कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन। अब यहां पर अगर हम बल की बात करें, तो बल जो होगा वो कितना हो जाएगा भाई, तो द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण इंटू विस्थापन। अच्छा भाई, तो इसको जरा फॉर्मूले के टर्म में लिखे, कुछ लोगों को थोड़ा दिख नहीं रहा होगा भाई, तो ये m और ये g, ये विस्थापन है, तो विस्थापन किससे भाई, h से। अब चूंकि वो बोझ को उठा के सर पे रख रहा है, तो वहां पे गुरुत्वीय त्वरण ही काम कर रहा है। देखिए वो भार mg, ये तो फोर्स ही है ना भाई, ये बल ही तो है। तो आइए चलिए अब जरा इन सब के मान को रख दिया जाए। इसके मान को रखिए भाई, क्या क्या है, तो मान इसका रखेंगे, द्रव्यमान हो 15, जी को मैं रख लेता हूं 10, ठीक है। 10 जो है जी, ये 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये कांस्टेंट है लगभग हमारी अर्थ के सभी जगहों पर, ऐसा मानते हैं। वैसे हमको पता है इक्वेटर्स और पोल्स पे वेरिएट करता है, बट एक वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। खैर होती ये क्या है भाई, ये होती 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। आप बार बार कहेंगे कि सर हर बार 10 ही यूज कर ले रहे हो आप, तो भाई वो सिंप्लीफाइड है इसलिए कर ले रहे हैं। 9.8 को अप्रोक्सीमेटली 10 मान लेते हैं, तो इसलिए मैं यहां पे लिख रहा हूं। तो चलो इसको हटा भी दे रहा हूं, तो कंफ्यूज क्यों होना। तो 15 इंटू 10 इंटू h कितना चल के गया भाई, तो 1.5। अब इसको कीजिए, कितना हो जाएगा भाई, 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे 15 और 15 जा 225 जूल। ये इन्होंने भैया काम किया है, और ये जो काम किया है इसी चीज को हम एक और नाम से जानते हैं, क्या, पीई, पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। P इक्वल्स टू वर्क डन लिख लीजिए, इज इक्वल्स टू कितना, 225 जूल, ठीक है ना। कितना हुआ, 225 जूल का भैया कूली ने काम किया हुआ है, ठीक। चलिए तो हम जरा बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 जो है ये भी हमारा लघुत्तरीय प्रश्न ही है, और यहां पर क्वेश्चन है हमारे पास कि 15 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 4 मीटर पर सेकेंड के एक समान वेग से गतिशील है, वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो भाई गतिज ऊर्जा जो होती है, अभी तो हमने निकाला वो स्थितिज ऊर्जा थी, और गतिज ऊर्जा के लिए हम अगर फॉर्मूले की बात कर लें, तो गतिज ऊर्जा का भाई मैं सीधे सीधे फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहा हूं, यह होता है हाफ mv², क्योंकि इसकी डेरिवेशन काफी लंबी होती है, हमने इसको सीखा हुआ है, और जो क्वेश्चन में पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंगली तो हम सीधे फॉर्मूले पे ही आएंगे। तो क्या होगा भाई, हाफ m की वैल्यू देखिए, m कितना, तो यहां पर दिया गया है क्या भाई, m दिया गया है 15 kg, वेग एक समान वेग से चल रही है ना, v वेलोसिटी गिवन है भाई 4 मीटर पर सेकेंड। नाउ 1/2 m की वैल्यू कितनी भाई, तो ये है 15, और v² मतलब क्या करेंगे आप, 4 का स्क्वायर। चलिए भैया आगे सॉल्व करके देखें क्या, 1/2 इंटू 15 इंटू 4 इंटू 4, 2 से काट दीजिए 2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा भाई, तो 15 से 4 बार में करेंगे, 15 चौके 60, और 2 बार और कीजिए तो 60 दूना 120, ठीक है।
जो गतिज ऊर्जा आ गई, जो काइनेटिक एनर्जी आ गई, वो कितनी आ गई? 120 जूल। भाई एक बात फिर से याद दिलाते चलूं कि जो कार्य है वो ऊर्जा का ही माप है भाई, मतलब ऊर्जा और कार्य दोनों की इकाई सेम है। क्योंकि किसी की भी अगर ऊर्जा पता करनी है, उसकी एनर्जी पता करनी है, तो कुछ मत करिए, उसको काम दे दीजिए। वो जितना काम करेगा वही उसकी कैलकुलेशन बन जाएगी किसके? ऊर्जा के रूप में, ठीक है ना। तो काइनेटिक एनर्जी कितना भाई? 120 जूल, ठीक है। चलिए, तो 15th का हमको आंसर मिल चुका भाई। क्या अब आगे बढ़ जाए? तो चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 इसकी तरफ। यहां पर दो क्वेश्चन है, ठीक है। एक तो यह है शक्ति को परिभाषित कीजिए और शक्ति का एसआई मात्रक लिखिए। और अगला है एक पुरुष जिसका द्रव्यमान 60 केजी है। बड़ा भारी भरकम तो नहीं है, ठीक है भैया, चलो 60 किलो के पुरुष हैं और किसी सोपान समझते होंगे आई थिंक, है ना भाई, स्टेयर, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? स्टेयर, सीढ़ी, ठीक है, या जीना, ठीक है। सीढ़ी समझ में आती है भाई, बाकी और कुछ नहीं, इसलिए मैंने तो अपने लिए रखा हुआ है स्टेयर केस लिख करके, ठीक है। पर दौड़ते हुए 30 सेकेंड में 40 सीढ़ियां चढ़ जाता है। अच्छा बात है भाई, अब आ गए ये भी सीढ़ी पे, है ना। 30 सेकेंड में कितनी? 40 सीढ़ियां चढ़ जाता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए, ठीक। क्या गिवन है भाई? तो जी की वैल्यू इन्होंने देखी अभी कह दी ना खुद से ही कि भैया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लीजिए, ठीक। तो आइए ना, चलिए पहले सबसे पहले शक्ति की बात करते हैं। तो अगर हम शक्ति की बात करें तो शक्ति जो होती है, इसको हम समझते हैं कि कार्य करने की जो दर होती है वो होती है शक्ति। अगर एक बात समझिए, किसी के अंदर शक्ति नहीं है, मतलब उसको पावरफुल नहीं है, उसको कुछ काम दिया, वो इसी में लगाया, धीरे 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 दिन भर लगा दिया, भैया किया कुछ नहीं, कुछ तो करना ही पड़ेगा, चलो ठीक है थोड़ा बहुत किया। और दूसरे को दिया और तुरंत उसने काम किया, फिनिश, और भैया फिट होकर के तैयार बैठा है, भैया हो गया आपका काम। मतलब एक व्यक्ति को दिया, उसने मान के चलो 6 घंटे लगा दिए कुछ सी काम को करने में, वही सेम काम दूसरे व्यक्ति ने उठाया 2 घंटे में कर दिया, तो कौन शक्तिशाली हुआ? जो 2 घंटे में कर दिया। तो इसीलिए शक्ति का मतलब हो गया कार्य करने का दर, तो कार्य बटा में समय, ठीक है। क्या कहते हैं? कार्य करने की दर को या ऊर्जा रूपांतरण करने की दर को शक्ति कहते हैं। अब कहेंगे हर बार कार्य ही क्यों? तो भाई मैं एक चीज समझाते चलूं, जितनी बार ऊर्जा का रूपांतरण हो रहा होगा उसी को तो कार्य कहते हैं। कार्य किसको कहते हैं? जब जब ऊर्जा का रूपांतरण हो। जैसे मान लीजिए हम फिजिकली किसी चीज को उठा के कहीं ले जा रहे हैं, तो हम क्या करें भाई? हमारी जो मस्कुलर एनर्जी है उसको उठा करके ऑब्जेक्ट को ले जाने में हम उसमें काइनेटिक एनर्जी के रूप में कुछ खर्च कर रहे हैं, कुछ वहां पर हम खर्च कर रहे होंगे किसके ऊपर भाई? तो स्थितिज ऊर्जा, उस वस्तु को उठाया ना, स्थितिज ऊर्जा में भी खर्च हुई। और इसी से नहीं, अगर मान के चलिए मैं अगर सिंपली कहता हूं कि आप मान लीजिए पंखा चल रहा है, तो पंखा में भी क्या हो रहा है भाई? कार्य हो रहा है, उसको विद्युत ऊर्जा मिल रही है और उस विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहा है, तो ऊर्जा का ही तो रूपांतरण हो रहा है। ये तो कह रहा हूं मैं, जब जब ऊर्जा रूपांतरित होगी तब तब कार्य हो रहा है। तो मतलब अगर ऊर्जा के रूपांतरण करने की जो दर है वो कम है, ठीक है ना, ऊर्जा की जो रूपांतरण हो रही है उसका क्या करना है भाई? समय से विभाजित करना है। अगर ये कम समय में ज्यादा ऊर्जा का रूपांतरण कर रहा है तो मतलब शक्तिशाली है, और बहुत समय ले रहा है और कम ऊर्जा का रूपांतरण कर रहा है तो वो कम शक्तिशाली है। चलिए यहां से हमको ये मिल गया। इसका एसआई मात्रक क्या होता है भाई? तो इसका एसआई मात्रक वॉट हो जाता है। अब जरा हम बात कर लेते हैं इस पुरुष की जिनका द्रव्यमान कितना है भाई? 60 केजी। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं भाई। इसकी कैलकुलेशन के लिए सबसे फर्स्ट तो इनको लिख लेते हैं कि यहां पर जो मास है उस व्यक्ति का वो कितना गिवन है भाई? 60 केजी, ठीक है। और जो सीढ़ी पे चढ़ रहे 30 सेकेंड, मतलब टाइम गिवन हो गया हमारे पास 30 सेकेंड। अच्छा कितनी सीढ़ियां? 40 सीढ़ियां चलते हैं और प्रत्येक सीढ़ी 15 सेंटीमीटर की हो। अच्छा तो सीढ़ियां कितनी हो गई भाई? तो नंबर ऑफ स्टेयर्स हो गई, सॉरी नंबर ऑफ स्टेयर्स जो है ये कितनी है? 40, और प्रत्येक सीढ़ी की जो ऊंचाई है, ठीक है ना, जो प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई है वो कितनी है भाई? तो h बोल देता हूं मैं, है 15 सेंटीमीटर। इन दोनों डेटा से, ठीक है, हम कैलकुलेट करेंगे फाइनल हाइट को, और g जो गिवन है ये गिवन है भाई 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमसे जो मांगा जा रहा है जरा उसकी चर्चा हम करते हैं सबसे फर्स्ट, फिर हम इसके बाद बात करते हैं कि आखिर किस तरीके से कैलकुलेशंस बनेगा। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि यहां पर प्रत्येक की है तो शक्ति ज्ञात कीजिए, मतलब पावर। अब भाई शक्ति क्या होती है? तो शक्ति क्या होती है भाई?
तो शक्ति क्या हो भाई, शक्ति है हमारा कार्य बटा में समय। क्या है, कार्य बटा में समय। अच्छा एक बात बताइए, जब वो हाइट पे चढ़ रहा है तो उसके अंदर जो कार्य हो रहा होगा वो सेम चलेगा ना, बल इंटू ऊंचाई हो जाएगा। जो बल इंटू विस्थापन कहते थे उसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, बल इंटू ऊंचाई, बटा में चलेगा समय। अब भाई एक बात बताइए, बल को कैसे लिखेंगे, F इज इक्वल्स टू mg। अगर कोई चीज ऊपर की तरफ जा रही है तो उसके ऊपर जो गुरुत्वीय बल लग रहा है उसी का विरोध हो रहा होगा ना, मतलब ये mg। और ऊंचाई को क्या लिख लूं, h, अपॉन में नीचे क्या लिखूंगा भाई, टाइम t। ये होगा हमारा पावर का फॉर्मूला। इसमें हमको वैल्यूज को रखनी है और फाइनल रिजल्ट कैलकुलेट करना है। अब भाई चलिए, तो यहां पर P इक्वल्स टू अगर मैं लिखना शुरू करूं तो mgh, इसके लिए मुझे हाइट चाहिए। तो ये h एक सीढ़ी का है, ये हाइट कितने का भाई, एक सीढ़ी का। मुझे कुल हाइट चाहिए, तो देखिए ना ऐसा है कुछ, ये एक सीढ़ी चढ़े ये 15 सेंटीमीटर, फिर एक सीढ़ी चले 15 सेंटीमीटर, फिर एक सीढ़ी चले 15 सेंटीमीटर, फिर एक सीढ़ी चले 15 सेंटीमीटर। मतलब अगर आप देखें तो ये एक, ये इसको वैसा लिख देता हूं 1 2 3 4, अगर ये 4 सीढ़ियां भी चढ़ गए तो ये क्या हो जाता है भाई, तो 4 सीढ़ी चढ़ने का मतलब होता है 4 गुणे 15 सेंटीमीटर। कितना, 4 गुणे 15 सेंटीमीटर। तो यहां तो 4 नहीं, कितनी 40 सीढ़ियां चलनी है, तो 40 गुणे 15 तो कितना हो गया भाई, 600 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, मैं यहीं पे लिखता हूं, अगर यहां से मुझे हाइट निकालना हुआ तो हाइट जो हो गया वो मुझे मिल जाएगा भाई 40 गुणे 15 यानी 600 सेंटीमीटर। ये मुझे चाहिए मीटर में, तो इसको मैं लिख देता हूं, हाइट नेट जो होगा वो कितना हो जाएगा भाई, 6 मीटर। क्यों, क्योंकि सेंटीमीटर से मीटर में आने के लिए 100 से इसको विभाजित कीजिए, 600 को 100 से विभाजित करेंगे 6 मीटर आएगा। तो मतलब ये पूरी हाइट अगर ये इसी तरीके से 40 सीढ़ियों तक चलते तो कितना चढ़ जाता है भाई, 6 मीटर। अब चलिए रखते हैं mgh को, तो m कितना है, m है 60, g कितना इन्होंने कह दिया था 10 ले लीजिए, हाइट कितना भाई, तो हाइट अभी कैलकुलेट करके लिया दिया 6 मीटर, अपॉन समय, समय है 30 सेकेंड, तो भैया आइए 30 सेकेंड कैलकुलेट कीजिए, 30 से ये 2 बार में कैंसिल। P इक्वल्स टू कितना मिल गया भाई, तो 6 दूना 12 गुणे 10 120, ये क्या हो जाएगा 120 वॉट। पावर पूछा था ना, शक्ति पूछा था, तो शक्ति की इकाई क्या होती है, वॉट। ठीक है, तो ये जो 60 केजी द्रव्यमान के जो व्यक्ति हैं अगर 30 सेकेंड में दौड़ते हुए 40 सीढ़ियां चढ़ जाएंगे तो इनके अंदर की जो शक्ति होगी वो कितनी होगी, 120 वॉट की। ठीक है, चलिए आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसमें एक छोटी सी ट्विस्ट थी, वो सिर्फ और सिर्फ क्या था भाई, यहां से कैलकुलेट करना था हमको टोटल हाइट, बस और कुछ नहीं। इससे मत घबराइए, ये तो शक्ति जो कार्य है आपको पता चल ही गया है कि जब हाइट पे चल के जाते हैं तो ये कार्य की वैल्यू mgh ही रहती है, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, mgh अपॉन t ही होना है, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है, आप डायरेक्टली इसको यहां से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि लघु उत्तरीय में चूंकि मैंने आपको पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया ताकि कहीं पे भी कोई डाउट शक संशय कुछ ना रह जाए। भाई आगे बढ़ा जाए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17 पे, और ये भी हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न ही है। क्या कह रहे हैं, ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक लिखिए। तो ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है, और 1 किलोवाट की परिभाषा भी लिखनी है भाई। आगे कह रहे हैं 1 किलोवाट आर को जूल में बदलिए, और आगे कह रहे हैं कि 60 वॉट का एक बल्ब प्रतिदिन 6 घंटे उपयोग किया जाता है, तो बल्ब द्वारा एक दिन में खर्च की गई ऊर्जा को यूनिट में कन्वर्ट कीजिए। देखिए ये जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल आता है, जो यूनिट, उसी यूनिट को हम कहते हैं क्या भाई, वही है हमारे ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक। ठीक है, वो हमारा एनर्जी कंजम्पशन मेजर होता है भाई, एनर्जी कंजम्पशन की बिल आती है, ना तो वो करंट का बिल आता है ना ही वो हमारे वोल्टेज का, वो दोनों का प्रोडक्ट का बिल आता है भाई। तो देखिए इसकी जो ऊर्जा का जो व्यावसायिक मात्रक है उसको कहते हैं भाई किलोवाट घंटा। किलोवाट आर जो है ये एनर्जी का हमारा व्यावसायिक मात्रक है। 1 किलोवाट आर ऊर्जा की वह मात्रा है जो 1 किलोवाट के किसी स्रोत को 1 घंटे तक उपयोग में व्यय होता है। 1 किलोवाट आर का मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब हो गया, देखिए 1 किलोवाट आर, इसका मतलब हुआ कि अगर यहां पर 1 किलोवाट का कोई भी अप्लायंसेस
1 घंटे तक चल रहा है। ठीक है, अगर इसी को हम लिखना चाहें तो हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 1 किलो वॉट का मतलब होता है 1000 वॉट, और 1 घंटे का मतलब कितना होता है भाई, तो 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड, यानी ये कंप्लीटली अगर लिखे 60 इंटू 60 तो ये सेकेंड। ठीक है, तो ये दोनों मिलाकर के जब वॉट सेकेंड में इसको कन्वर्ट कर देते हैं तो ये बन जाता है कितना भाई, तो इसकी वैल्यू हो जाती है 6 6 36, तो 36 पे 1 2 और ये 3 0, 1 2 3 0। ठीक है, ये अल्टीमेटली कितना हो जाता है, अगर इसको मैं दशमलव में लिख दूं तो 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। ठीक है, ये होती है किसकी वैल्यू भाई, एक यूनिट की। मतलब जो हमसे यहां पे पूछा जा रहा है ना, एक यूनिट बताइए, तो एक यूनिट 1 किलो वॉट आवर के बराबर होती है, और ये बराबर होता है 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल्स के। सारी वैल्यूज भाई एक साथ हमने रिलेट कर दी। ठीक है, यहां पर यही पूछा था कि 1 किलो वॉट आवर को जूल में बदलिए, तो 1 किलो वॉट आवर को जूल में बदल दिया, और इसी को किस में लिखते हैं, यूनिट में। ये यूनिट क्या होती है भाई, यही हमारी कमर्शियल यूनिट है ना, इसी को कमर्शियलाइजेशन में एनर्जी कंजम्पशन के लिए हम यूज करते हैं। अब जो यहां पर सी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सी कि एक 60 वॉट के एक बल्ब को प्रतिदिन 6 घंटे उपयोग में लाया जाता है, तो सी क्वेश्चन का अगर मैं आंसर करना चाहूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि 60 वॉट इंटू 6 घंटा। ठीक है ना, तो 60 वॉट इंटू 6 घंटे की अगर मैं बात करता हूं तो ये कितना हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा 60 वॉट इंटू, ये हो जाता है हमारा क्या, 6 आवर्स। ठीक, इसको हमको कन्वर्ट करना है किस में, तो इसको हम उठा करके डिवाइड कर देते हैं किससे भाई, तो ये हो जाता है हमारा 360 अपॉन 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल से। ठीक है ना, इससे हम क्या कर देंगे भाई, डिवाइड। तो यहां पर एक काम और करना पड़ेगा मुझे, ये 6 घंटा दिया था, ठीक है ना, तो इसको अगर हमको सेकेंड में कन्वर्ट कर ले, ठीक, तो 6 इंटू यहां पर 3600 और रख लीजिए। ठीक है, तो अब यहां से कैंसिल आउट होकर के ये हमें मिल जाएगा क्या भाई, यूनिट। ये इतना क्या निकलेगा, ये निकलेगी हमारी यूनिट। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि ये होता है 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल, मैंने उससे इसको डिवाइड कर दिया। ठीक, ये डिवीजन हमको फाइनल रिजल्ट दे देगा। तो मतलब यहां पर हमने 17th क्वेश्चन खत्म कर लिया। अब हम बढ़ जाते हैं अपने 18th की तरफ। 18वें क्वेश्चन में कह रहे हैं कि गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध बताइए, और निम्नलिखित में किस प्रकार की ऊर्जा है। ये कुछ कंडीशन है, धनुष की तनित डोरी पर रखा तीर। एक धनुष देखा होगा आपने भाई, सबने ही देखा होगा आई थिंक। यहां पर एक डोरी है और इसको ऐसा खींचा गया है, क्योंकि यहां पर क्या रखी गई, यहां पर तीर रखी गई है। तो जब आपने इसको खींचा है, मतलब इसको आप इसके जो नॉर्मल पोजीशन, इसका नॉर्मल पोजीशन क्या होता है, ये होता है इसका नॉर्मल पोजीशन। इस नॉर्मल पोजीशन से आपने क्या किया है, इसको बाहर की तरफ खींचा है, तो इसमें जो तनाव आपने उत्पन्न किए, इसके कारण इसके अंदर कौन सी ऊर्जा आपने स्टोर की है, तो भाई स्टोर्ड एनर्जी हमेशा स्थितिज होती है। करेंगे हम बात। खींची हुई स्लिंग की, मतलब स्प्रिंग को अगर आप खींच देते हैं तो क्या करते हैं, खिलौने की जो कार होती है उसमें अगर चाबी भरते हैं तो क्या करते हैं, गिरता हुआ अगर एक नारियल है तो उसमें कौन सी एनर्जी है, और अगर बांध में जो पानी को स्टोर कर लेते हैं तो कौन सी एनर्जी की हम बात करते हैं। तो आइए चलिए एक एक करके जरा आंसर्स की बात करते हैं। सबसे फर्स्ट जो हमारा है, गतिज ऊर्जा और संवेग में हमको संबंध लिखना है। तो देखिए गतिज ऊर्जा क्या होती है भाई, हाफ mv²। ये होता है ना क्या, हाफ mv²। अगर मैं यहां पे लिखना शुरू करूं तो मैं इसको लिख सकता हूं काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू, चलिए एक लाइन और लिख लेता हूं मैं, हाफ mv² को मैं v इंटू वी लिख लूं, चलेगा आई थिंक। अब चूंकि मास इंटू वेलोसिटी, इसी को हम क्या कहते हैं भाई, इसी को हम कहते हैं संवेग। इसी को क्या कहा जाता है, संवेग। तो यहां पर अगर मैं लिखूं कि भाई mv की जगह पे मैं लिख देता हूं p, तो फाइनली ये लाइन क्या बन जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ mv की जगह पे लिख दूंगा मैं pv। क्या बन गया भाई, हाफ ऑफ pv। ठीक है, क्योंकि ये जो mv था इसी को हम कहते हैं क्या, संवेग p। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मतलब फर्स्ट का आंसर मिल गया। अगला था धनुष की तनित डोरी पर रखा गया तीर। तो हमने कहा कि भाई जो स्टोर्ड एनर्जी है वो हमेशा स्थितिज ऊर्जा होगी। देखा, धनुष में हमने ऐसा खींचा था, मतलब वो स्टोर्ड एनर्जी थी, वो हमारी स्थितिज ऊर्जा थी। खींची हुई स्प्रिंग, अगर मैंने स्प्रिंग को खींचा है, एक स्प्रिंग है,
नॉर्मल पोजीशन में ये है, मैंने इधर से और इधर से बल लगा के इसको खींच दिया, तो अब ये हो गया भाई। अब जैसे ही मैंने ये बल जो इधर साइड से जो लगा रहा हूं, इस बल को अगर मैंने हटा दिया तो वापस ये स्प्रिंग पुनः अपनी ओरिजिनल कंडीशन में आ जाएगी और ये पुनः अपनी अवस्था में आ रही है। मतलब इसके अंदर क्या स्टोर कर रहे हैं आप स्टोर करें स्थितिज ऊर्जा। कहीं पर ऊर्जा स्टोर की बात होगी, सब स्थितिज होगी भाई। खिलौना कार जिसमें चाबी भरी हो, इसके नाम पे तो हमारा वो ऑब्जेक्टिव भी एक आया था जिसमें घड़ी की सुई थी, मतलब घड़ी के लिए चाबी भरे थे। वहां मैंने खिलौने का आपको एग्जांपल दिया था। खिलौने में भी आप क्या कर स्टोर कर रहे थे ना उसकी स्प्रिंग में एनर्जी, तो मतलब ये भी कौन सी एनर्जी हो गई, हमारी स्थितिज ऊर्जा। लेकिन अगर एक गिरता हुआ नारियल, भाई अगर कोई भी ऊर्जा गति के कारण है तो वो गतिज ऊर्जा है, और उसके स्थिति के कारण है, उसके पोजीशन के कारण है तो स्थितिज ऊर्जा। तो ये गिरता हुआ नारियल मतलब क्या भाई, तो ये गतिज ऊर्जा है। उसी प्रकार से अगर हम बांध में संग्रहित जल की बात करें तो देखिए नॉर्मली ये नदियां बह रही थी, कोई समस्या नहीं थी। हमको चाहिए था भैया बिजली, हमने यहां पर बना दिया बांध, तो बांध बनाया तो जलस्तर अब ये जो यहीं तक था ये जलस्तर बढ़ना शुरू हो गया ऊपर। तो भाई किसी भी चीज में जब हाइट में वृद्धि कर रहे हैं मतलब इसके mgh की वृद्धि कर रहे हैं, और mgh में वृद्धि मतलब ये किस में वृद्धि हो रही है भाई, इसके स्थितिज ऊर्जा में। और यहां पर इसी स्थितिज ऊर्जा को यहां पर हमने बना देते हैं इस तरीके से एक जगह जहां से पानी बह सके, रास्ते में टरबाइन लगाते हैं और इसकी स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदल के उससे इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त करते हैं। खैर वो अलग का मैटर हुआ। हमें एक बात समझ में आ रही है, डैम में जब पानी को रखेंगे तो पानी का स्तर ऊपर होगा, हाइट में परिवर्तन होता है तो वहां स्थितिज ऊर्जा होती है। मतलब संग्रहित जल में कौन सी ऊर्जा भाई, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। और बहते हुए जल में क्या होगी, तो गतिज ऊर्जा। यानी इसके पूरे के आंसर हमको मिल चुके हैं। तो क्यों ना बढ़ जाया जाए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में यहां से हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न शुरू होता है। क्या कहते हैं, यदि किसी कार का द्रव्यमान 1500 kg है तो उसके वेग को 30 किलोमीटर पर आवर से 60 किलोमीटर पर आवर तक बढ़ाने में कितना कार्य किया गया। तो भाई एक बात समझिए, अगर यहां पर 1500 kg है, ठीक है, और वेग 30 किलोमीटर से 60 किलोमीटर पर आवर में बढ़ा रहे, तो हमें एक ध्यान में रखना होता है, कार्य जो होता है ये हमेशा ही होता है क्या भाई, तो ये अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा के बराबर होती है। अब कहेंगे ऐसा क्यों लिख रहे हैं भाई, आप तो इधर ऊर्जा कह रहे हैं इधर कह रहे हैं कार्य। तो मैंने कहा तो कि कार्य क्या ही, जो ऊर्जा जो है उसको अगर मेजर करनी है तो कार्य करानी पड़ेगी। तो मतलब यहां पे मैं कार्य कहूं या फिर मैं यहां पे क्या कहूं, ऊर्जा। अब किसी पिंड के अंदर पहले ऊर्जा कम थी बाद में बढ़ गई, या पहले ज्यादा थी बाद में कम हो गई, कुछ भी हुआ हो, एक कितनी सी बात तो समझ में आ रही है कि ऊर्जा कैसे निकलेगा भाई, जो अंतिम उसके पास ऊर्जा है जो उसके पास प्रारंभिक था। कौन सी ऊर्जा, तो यहां पे वेग की बात करें मतलब वो चल रहा है, इसलिए मुझे ध्यान में आता है कि मैं क्या लिखूंगा, गतिज ऊर्जा। तो फाइनली इसके लिए अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो W इक्वल्स टू क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर। ठीक है, क्या होगा, हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर। ठीक, अब अगर हम यहां से कवर अप करना शुरू करें, यहां से हम कैलकुलेट करना शुरू करें, तो यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं भाई दोनों की काइनेटिक एनर्जीज को, और उसके जरिए हम फाइनल रिजल्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्या कर दूं भाई, तो देखिए यहां पर हमको दोनों जगह पे अगर देखा जाए तो किलोमीटर पर आवर गिवन है, ठीक है, और इसको स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट कर लूं अगर मैं, तो देखिए 30 किलोमीटर पर आवर। इसको अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो भैया ये 30 का कितना हो जाएगा, 30 गुणे 1000। किलोमीटर का मीटर कितना होता है भाई, 1000। और घंटे को अगर आप चेंज करेंगे तो ये कितना होता है भाई, तो 60। ठीक है ना, आज को अगर आप सेकंड में चेंज करेंगे तो कितना होगा, 60 इंटू 60। ठीक है, मतलब ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, ये 300 बटे में कितना आ जाएगा, 36। ठीक है, या फिर डायरेक्टली भी कर सकते हैं, इसको काट दीजिए 2 से तो 5, और इसको 2 से काटिए 3 तो 5 बटे 18। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं भाई, क्या 30 गुणे 5 बटे 18, इसके जरिए भी निकाल सकते हैं।
या फिर अगर मैं चाहूं तो यहां पर मैं डायरेक्टली भी निकाल सकता हूं, मतलब आपको लगे तो इसको मीटर पर सेकेंड में भी चेंज करके निकाल सकते हैं, या फिर मैं सीधे निकालता हूं भाई। तो देखिए हाफ ऑफ m कितना है 1500 केजी, ये क्या बदल जाएगा क्या? तो नहीं भाई, 1500 अभी भी है, 1500 तब भी होगा। वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो ये हो गई, देखिए एक बात, ये जो था इसका प्रारंभिक वेग था यही u, और ये इसका अंतिम वेग है v। पहले वो 30 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, अब 60 किलोमीटर चलने लगा, तो भाई बदल गया ना। तो क्या कर दूं मैं यहां पे, v स्क्वायर मतलब क्या, 60 का स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ m की वैल्यू कितनी है भाई? तो वही है 1500। u कितना है भाई? तो 30, तो ये हो गया 30 का स्क्वायर। फाइनली अगर मैं इसको कैलकुलेट करना चाहूं तो मैं तो एक काम कर लूंगा, यहां से अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आएगा 750, और इसको भी लिखेंगे तो ये भी 750। एक काम करिए, 750 को उठा के रख लेता हूं कॉमन, बाहर कर लेता हूं। 60 का स्क्वायर कीजिए, कितना होगा भाई? तो ये हो जाता है हमारा 3600, ठीक है ना। अगर हम 60 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 3600, माइनस 30 का स्क्वायर कीजिए, कितना हो जाएगा भाई? तो 3 तिया 9, 900। 3600 में से 900 को माइनस कीजिए और इसको 750 से कर देते हैं हम गुणा, तो 3600 में से 900 जाएगा तो भाई ये 2500 बचेगा। अब करिए मल्टीप्लाई, तो भाई ये 3 जीरो तो इधर पहले ही रख लूं, 25 5 में करूंगा तो 125, 12 और 25 से 7 बार में करेंगे, ठीक है, तो 175, ठीक, और 175 और 12 कितना हो जाएगा भाई? 187, ठीक है। इतना मुझे मिल गया जूल। अब इसको किलो जूल में बदल देता हूं, क्या हो जाएगा भाई? 1000 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो गया 1875 किलो जूल। क्या मिला? 1875 किलो जूल, यानी 19वें क्वेश्चन का भी आंसर हमको मिल गया। और इसको ध्यान में रख लेंगे भाई, ये कार्य ऊर्जा प्रमेय कहलाती है। क्या कहलाती है? कार्य ऊर्जा प्रमेय, जहां पे फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस काइनेटिक इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, सॉरी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू व्हाट? वर्क डन, कार्य, ठीक है। तो ये हमें फाइनल रिजल्ट मिल गया भाई, 1875,000 मतलब 1875 किलो जूल। चलिए तो आगे बढ़ता हूं मैं जरा अपने क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था भाई क्वेश्चन पेपर का, जहां पर हमसे डिस्कशन ये होना है कि जब बल विस्थापन की विपरीत दिशा में लगता है, अर्थात दोनों दिशाओं के बीच 180 डिग्री का कोण बनता है, तब बल द्वारा किया गया कार्य कितना होता है। तो भाई बल द्वारा किया गया कार्य अगर हम बात करें तो F इज इक्वल्स टू, हमने बात करी थी अभी कि ऐसा लिख लेता हूं मैं, वर्क इक्वल्स टू हमने बात किया था फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। और जब जब कॉस थीटा का मान, भाई चूंकि यहीं पे लिख देता हूं मैं, चूंकि कॉस 180 डिग्री का मान होता है -1, कितना होता है भाई? -1। तो अगर इसको सॉल्व करते हैं तो W इक्वल्स टू कितना आ गया भाई? F S cos 180 डिग्री। और आगे बढ़ जाता हूं मैं, तो ये W इक्वल्स टू फाइनली क्या मिल गया भाई? तो F पूरा ही लिखता हूं माइनस ऑफ FS। तो ये कैसा कार्य मिला भाई? तो ये जो मुझे कार्य मिला है ये कार्य हो गया ऋणात्मक कार्य। कैसा कार्य हुआ? ये ऋणात्मक कार्य हुआ। तब बल द्वारा किया गया कार्य कैसा होगा भाई? तो बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक कार्य होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ जाऊं मैं अगर, तो गिरती हुई वस्तु की गतिज ऊर्जा बढ़ती है या घटती है? अगर कोई वस्तु गिर रही है तो इसकी जो गतिज ऊर्जा होगी वो क्या हो जाएगी भाई? वो बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि इस पे काम कर रहा होता है गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण जो G है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है भाई? तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये नीचे की तरफ आ रहे हैं तो त्वरण क्या होता जाएगा भाई? हर सेकेंड ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लग रहा है, तो जैसे जैसे नीचे आता जाएगा उसके वेग में परिवर्तन होगा। भाई त्वरण कब होता है? जब वेग में परिवर्तन। वेग में परिवर्तन और कैसा हो रहा है? नीचे की तरफ आ रहा है तो G पॉजिटिव है, G पॉजिटिव है तो ये बढ़ेगा। अगर ये ऊपर फेंक रहे होते किसी वस्तु को तो G नेगेटिव होता और ये वेग धीरे धीरे कम हो रही होती। आगे बात करें, दो लड़कियां जिनमें प्रत्येक का भार 400 न्यूटन है, एक रस्से पर 8 मीटर ऊंचाई तक चढ़ते हैं।
एक लड़की का नाम ए रखते हैं तथा दूसरी लड़की का नाम बी रखते हैं, कुछ अच्छा ही नाम रख लेते भाई। इस कार्य को पूरा करने में लड़की ए 20 सेकंड का समय लेती है जबकि लड़की बी 50 सेकंड का समय लेती है। प्रत्येक लड़की द्वारा व्यय की गई शक्ति की परिकलन कीजिए और बताइए कि जिसके द्वारा व्यय की गई शक्ति का मान अधिक है, मतलब किसके द्वारा व्यय की गई शक्ति का मान अधिक है भाई, कौन सी लड़की ने ज्यादा एनर्जी खर्च किया है। तो भाई यहां पर जो गिवन है उसकी हम बात करें तो यहां पर हमको दोनों लड़कियों का जो भार है, ठीक है, मतलब यहां पर सीधे सीधे हमको दे दिया गया है क्या भाई, हमें दे दिया गया है भार, हमें दे दिया गया वेट का मान सीधे, है ना, मतलब हमको सीधी सीधी F इक्वल्स टू दे दी गई है कितना, 400 न्यूटन, ठीक है ना, 40 केजी के हैं भैया ये, इसलिए 400 न्यूटन। अब 8 मीटर की ऊंचाई तक चढ़नी है तो मतलब हाइट कितनी दे दी गई भाई, ये दे दी गई है हमको कितना, 8 मीटर। किंतु दोनों के लिए अलग अलग मुझे कैलकुलेट करना है, इधर मैं ए के लिए कैलकुलेट कर लूंगा, इधर मैं कैलकुलेट कर लेता हूं बी के लिए। क्या कैलकुलेट करना है भाई, तो दोनों के लिए शक्ति, और शक्ति क्या होती है भाई, तो शक्ति होती है हमारी कार्य बटा में समय, और कार्य जो है यहां पर, ठीक है ना, वो कितना होगा भाई, तो फोर्स इंटू हाइट अपॉन टाइम, ये निकलेगा ना, फोर्स इंटू हाइट अपॉन टाइम। अब चलिए देखते हैं जरा, फोर्स इंटू हाइट इंटू टाइम करके, सॉरी अपॉन में टाइम, तो फोर्स कितना भाई 400, ठीक है ना, हाइट कितना है, तो हाइट है 8, और टाइम ए के द्वारा कितना लिया जा रहा है भाई 20 सेकेंड, तो जरा इसके बगल में ही लिखते हैं, ए के द्वारा 20 सेकेंड लिया गया है और बी के द्वारा 50 सेकेंड लिया गया है, ठीक है ना, तो अपॉन में कितना हो जाएगा 20। एक तो बात समझ में आ गई कि टाइम कम ले रहा है तो पावरफुल यही है, फिर भी कैलकुलेट करना है, हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 0 से 0 काट देते हैं, 2 से इसको 4 बार में कर देते हैं कैंसिल, तो कितना हो जाएगा, 4 से 4 बार में कीजिए 16, 160 वॉट, कितना है भाई, ए का 160 वॉट। बी का सिमिलरली कैलकुलेट करें तो यहां पर भी यही चीज होगी कि इसकी भी जब शक्ति कैलकुलेट करेंगे तो शक्ति बराबर वही होगा भाई F इंटू हाइट अपॉन में टाइम, तो फोर्स कितना भाई वही 400, हाइट भी वही 8, लेकिन टाइम इनके द्वारा ले लिया गया 50, तो 0 से ये 0 कैंसिल, 5 से 8 बार में कैंसिल, तो कितना 64, ठीक है ना, कितना भाई 64, तो मतलब यहां से मुझे मिल रहा है शक्ति कितना भाई 64 वॉट, कितनी शक्ति मिल रही है 64 वॉट। वो ज्यादा टाइम ले रहे हैं और ये जो टाइम ले रहे हैं ये कैसा ले रहे हैं भाई, ये कम टाइम ले रहे हैं, ठीक है ना, यहां पे जो है ये टाइम कम ले रहे हैं और ये ज्यादा, तो अगर टाइम कम है तो देखिए पावर कैसा भाई 160, और यहां पे टाइम ज्यादा ले रहे हैं तो पावर कैसा आया, कम आया, मतलब ये कम शक्तिशाली है और ये ज्यादा शक्तिशाली है, जो जल्दी करेगा वो ज्यादा शक्तिशाली, जो देर तक करता रहेगा वो भैया कम शक्तिशाली, ठीक है, मतलब इस तीनों क्वेश्चन मतलब ए बी सी तीनों के ही आंसर हमने कवर अप कर लिए भाई। चलिए तो यहां तक हमने हमारे जो 20th क्वेश्चन था, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था, इसकी हमने कैलकुलेशन कर ली है, यहां पर उसके ही आंसर दिए गए कि बल द्वारा किया गया कार्य कैसा होता है, ऋणात्मक होता है, और गतिज ऊर्जा नीचे की तरफ आएंगे तो बढ़ेगी, एंड जो सी ऑप्शन था उसको हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है भाई। तो यहां तक हमने फिनिश कर लिया, हमने देख लिया, समझ लिया, अपने आप को इवैल्यूएट कर लिया, और अब आप फुली कॉन्फिडेंट है अपने एग्जामिनेशन के लिए। तो अभी के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, एंड इसे अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए भाई, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी लेकर के आता है फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास 6 to 12th, क्वालिटी कंटेंट एंड एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ, हम मिल रहे हैं अपने अगले सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।